हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टूरूपीडिया हिंदी पर। दुनिया के शक्तिशाली देशों की जब हम बात करते हैं तो हर किसी के ध्यान में अमेरिका, चीन, रूस जैसे देशों का नाम आता है। ये ऐसे देश है जो अपने एक फैसले से ग्लोबल पॉलिटिक्स में हलचल मचा देते हैं। लेकिन इस लिस्ट में कई ऐसे देश और भी है जो अपना अलग अलग वैल्यू रखते हैं। इसमें से हमारा भारत भी एक है। लेकिन इन सब के बीच एक छोटा सा देश भी है जिसका लोहा पूरी दुनिया मानती है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं, इस देश के पास इतना कुछ है जिसकी वजह से बड़े से बड़े देश भी इसके सामने घुटने टेकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पश्चिम एशिया के देश इजराइल की। हमारे देश के मणिपुर राज्य से भी छोटा इजराइल आखिर कैसे एक सुपर पावर बन गया। नहीं, इसके पास कोई जादू की छड़ी नहीं आई थी, बल्कि इस देश के लोगों को जितना तड़पाया गया उतना शायद ही किसी के साथ हुआ होगा। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इजराइल का ये मजेदार वीडियो। दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध के पहले इजराइल फिलिस्तीन ऑटोमन साम्राज्य का एक हिस्सा था और इसका केंद्र था टर्की। इस विश्व युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य को ब्रिटेन और उसके मित्र देशों से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद फिलिस्तीन ब्रिटेन के शासन में आया, लेकिन फिलिस्तीन की समस्या और बढ़ गई क्योंकि इस इलाके में अरब पहले से रहते थे और यहीं पर यहूदी भी रहना चाहते थे। यहूदियों का मानना था कि इस इलाके में हजारों साल से उनका ऐतिहासिक और धार्मिक संबंध रहा है, इसीलिए ये यहाँ रहने को भगवान द्वारा दिया गया हक मानते रहे। 20वीं सदी की शुरुआत में हजारों यहूदी फिलिस्तीन के इलाके में आने लगे थे। यहूदियों के साथ यहूदी होने के कारण यूरोप और रूस में बहुत अत्याचार किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिटलर ने लाखों यहूदियों को मरवा दिया था। इसके बाद सारे यहूदी इस इलाके में आ गए। दोस्तों, यहूदियों पर अत्याचार का सिलसिला यहाँ आने पर भी नहीं रुका। अब उन पर अरब के लोगों ने जुल्म करना शुरू कर दिया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन ने फैसला किया कि फिलिस्तीन पर फैसला संयुक्त राष्ट्र संघ करे कि आखिर क्या करना है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने फिलिस्तीन को दो देशों में बांटने का सुझाव दिया, एक अरब और दूसरा यहूदियों के लिए। लेकिन अब भी लड़ाई खत्म नहीं हुई थी। दरअसल अरब ने इस योजना को स्वीकार नहीं किया, लेकिन यहूदी नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र के इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए इजराइल की घोषणा कर दी। अमेरिका ने उसी समय इजराइल को अलग अलग देश की मान्यता दे दी। 1948 में इजराइल देश का गठन हुआ। दोस्तों, असली लड़ाई की शुरुआत तो अभी बाकी थी। इजराइल की घोषणा के साथ ही लड़ाई शुरू हो गई और ये लड़ाई महीनों चली। इसके बाद इजराइल और अरब देश युद्ध रोकने पर राजी हो गए। आगे चलकर इजराइल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक देश की मान्यता मिलने लगी और ऐसे ही अस्तित्व में आया आज का इजराइल। इजराइल भूमध्य सागर के पूर्वी छोर पर स्थित है। इसका दक्षिणी छोर लाल सागर का है। पश्चिम में ये इजिप्ट से लगता है और पूर्व में जॉर्डन से। लेबनान इसके उत्तर में है और सीरिया उत्तर पूर्व में। नक्शे में अगर आप देखें तो इसके चारों तरफ दुश्मन देश ही हैं। इनमें से किसी भी देश ने इजराइल को कभी पसंद नहीं किया। हालांकि फिलिस्तीन कोई देश नहीं है, लेकिन फिलिस्तीनी लोग पश्चिमी तट और गाजा पट्टी को मिलाकर एक अलग देश बनाना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा पंगा ये है कि इजरायली और फिलिस्तीनी दोनों यरूशलेम को राजधानी बनाना चाहते हैं। कुछ साल पहले अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यरूशलेम को इजराइल की राजधानी की मान्यता दी थी, लेकिन संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में दुनिया के ज्यादातर देशों ने इसे खारिज कर दिया। दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत में ही हम आपको बता चुके हैं कि इजराइल क्षेत्रफल के मामले में भारत के मणिपुर से भी छोटा है। इसकी जनसंख्या भी 92 लाख के आसपास है। ये ना तो इतना बड़ा है और ना ही इसके पास खनिज का बहुत बड़ा भंडार है। मतलब सीधे सीधे कहे तो इजराइल भारत के सामने कहीं भी नहीं टिकता। लेकिन इसके बाद भी इजराइल की गिनती दुनिया के उन देशों में है जिनके पास टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी पावर बेहतरीन है। 1948 में इजराइल बन तो गया, लेकिन समस्या थी इजराइल के साथ कोई व्यापार नहीं करना चाहता था। इजराइल के पास उस तरह के नेचुरल रिसोर्सेज भी नहीं थे जिससे वो अपनी इकोनॉमी चला सकता था। तब वहाँ न तेल था और न ही खनिज का कोई नामो निशान। लेकिन 1950 में इजराइल का पहला बिजनेस ग्रुप दक्षिणी अमेरिका भेजा गया। इजराइल बिजनेस पार्टनर के लिए परेशान था। उस ग्रुप ने कई बैठकें की, लेकिन सबने उसका मजाक उड़ाया। इजरायली दल संतरा, केरोसिन स्टोव और नकली दांत बेचने की कोशिश कर रहा था। अर्जेंटीना जैसे देशों में संतरा का उत्पादन पहले से ही काफी होता था। वहाँ बिजली की भी कमी नहीं थी, इसीलिए केरोसिन की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन आज के इजराइल को देखकर अब बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि 70-75 ईयर्स पहले इसकी स्थिति इतनी खराब थी। जो देश आज हाईटेक सुपर पावर है, कभी उसका संतरा भी कोई नहीं खरीदता था। जब दुनिया ड्रोन शब्द से भी सही से परिचित नहीं थी, तब यानी 1985 तक इजराइल दुनिया भर में सबसे बड़ा ड्रोन निर्यातक देश रहा। दुनिया भर का 60% ड्रोन इजराइल के द्वारा ही सप्लाई किया जाता था। अगर आपको हम उदाहरण बताएं तो 2010 में नेटो देश अफगानिस्तान में इजरायली ड्रोन ही उड़ाते थे। आप समझ सकते हैं कि इजराइल ने कैसा ड्रोन बनाया होगा, जिसके बारे में दुनिया कभी कहती थी कि वो देश कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। आज वो दुनिया में सबसे ज्यादा आधुनिक हथियार बेचता है। दुनिया की दवाइयों की बहुत से पेटेंट उसके पास है। इजराइल अपने जीडीपी का 4.5% खर्च रिसर्च पर करता है। उसने अपने देश में हर सेक्टर में ऐसा सिस्टम तैयार किया है जिसकी
बराबरी बड़ा से बड़ा देश भी नहीं कर पाता। ये तो बात हुई टेक्नोलॉजी की, लेकिन सवाल तो ये भी उठता है कि इस छोटे से देश ने दुनिया के सबसे मॉडर्न सेना कैसे तैयार कर ली। चलिए तो इसका भी राज हम आपको बताते हैं। दरअसल इसका जवाब छिपा है इस देश के स्ट्रक्चर में। इजराइल के बारे में कहा जाता है कि वो अपने देश में नागरिक नहीं सेना तैयार करता है। इजराइल में हर नागरिक के लिए सेना में सेवा देना जरूरी है, चाहे महिला हो या पुरुष, उसे सेना में सेवा देनी ही होती है। इजराइल के सारे नेता और प्रधानमंत्री सेना में काम करके ही सत्ता में आए हैं। यही कारण है कि इन सब ने इजराइल की सामरिक ताकत पर हमेशा ध्यान दिया है। यूरोप और अमेरिका इजराइल को सबसे सुरक्षित देश मानते हैं। दोस्तों, आज के समय में अगर किसी देश की शक्ति का आकलन करना हो तो देखा जाता है कि उसके अंतरिक्ष में कितनी पहुंच है। 1989 में इजराइल ने अंतरिक्ष में पहला जासूसी उपग्रह छोड़ा। इसके साथ ही इजराइल 8 देशों के उस खास समूह में शामिल हो गया जिनके पास स्वतंत्र रूप से उपग्रह प्रक्षेपण की क्षमता है। आज की तारीख में इजराइल सैटेलाइट लॉन्च के मामले में काफी आगे निकल चुका है। कभी अंतरिक्ष में उसके 8 जासूसी उपग्रह हैं। कहा जाता है कि दुनिया भर में इजराइल के जासूसी उपग्रह का कोई जवाब नहीं है। साल 2000 में इजरायली एयरफोर्स को पहली ऑपरेशन एरो मिसाइल बैटरी मिली थी। इस ऑपरेशन सिस्टम के साथ ही इजराइल दुनिया का पहला देश बन गया था जिसने दुश्मन देश की मिसाइल को रास्ते में ही नष्ट करने की क्षमता हासिल कर ली। इजराइल के एरो का आइडिया अपने आप में कमाल था। दरअसल ये देश क्षेत्रफल के मामले में बहुत छोटा देश है जिसके पास खाली जमीन न के बराबर है। इसके बाद किसी भी दुश्मन देश ने मिसाइल दागा भी तो वो सिविलियन को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल की तुलना में काफी प्रभावी है। दोस्तों, इजराइल दुनिया भर में अपने मरकावा टैंक के लिए भी जाना जाता है। इसे IDF यानी इजरायली डिफेंस फोर्स में 1979 में शामिल किया गया था। इसे पूरी तरह से इजराइल ने अपने घर में ही विकसित किया है। IDF में करीब 1600 मरकावा टैंक है। इजरायली एयरफोर्स के पास F-151 थंडर लड़ाकू विमान है। मिडिल ईस्ट में F-151 को काफी घातक लड़ाकू विमान माना जाता है। इसमें हवा से हवा में मार करने की क्षमता है। इजराइल के पास जेरिको परमाणु प्रतिरोधक क्षमता वाली मिसाइल भी है। पूरी दुनिया में इजराइल के साथ साथ हांगकांग और दक्षिण कोरिया के इकोनॉमी को सबसे स्थिर माना जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ महंगाई दर 0 है जबकि बेरोजगारी ना के बराबर। इजराइल की कुल GDP 318.7 अरब डॉलर है और इसकी वृद्धि दर लगभग 4% के आसपास। इजराइल कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं करता कि उसके पास परमाणु शक्ति है, लेकिन माना जाता है कि 1970 के आसपास ये एटॉमिक पावर हासिल कर चुका है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में स्थित आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन की एक रिपोर्ट के अनुसार इजराइल के पास कुल 80 परमाणु हथियार है। यही कारण है कि इससे पंगा लेने की हिम्मत कोई नहीं कर पाता। दोस्तों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं इजराइल के उस खासियत के बारे में जिसके बारे में जाने बगैर इजराइल को जानना अधूरा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं किलिंग मशीन मोसाद की। मोसाद इजराइल की खुफिया एजेंसी है। मोसाद को सीक्रेट ऑपरेशन को अंजाम देने में दुनिया की टॉप खुफिया एजेंसी माना जाता है। मोसाद अपने दुश्मनों को उनके ही देश में घुसकर चुन चुन कर मारने के लिए जानी जाती है। आमतौर पर ऐसे ऑपरेशन को अंजाम देना बेहद ही कठिन होता है, लेकिन मोसाद को ऐसे अभियानों में महारत हासिल है। कहा जाता है कि मोसाद अपना निशाना कभी नहीं चूकते क्योंकि अपना मिशन पूरा करने के लिए पहले मोसाद के एजेंट अपने टारगेट को लेकर पूरी रिसर्च करते हैं। साथ ही मिशन को अंजाम देने के बाद की परिस्थितियों से निपटने का भी पूरा इंतजाम पहले से करके रखते हैं। 1972 के म्यूनिख ओलंपिक में फिलिस्तीन आतंकवादियों ने इजरायली ओलंपिक टीम के 11 खिलाड़ियों की बंधक बनाकर हत्या कर दी थी। मोसाद ने अगले 20 सालों में सभी आतंकियों को चुन चुन कर मार डाला। इसी तरह 1976 में अरब के आतंकवादियों ने जब इजराइल के तेल अवीव से जा रहे फ्रांसीसी विमान को हाईजैक कर लिया और उसे युगांडा ले गए, तब मोसाद ने युगांडा में घुसकर ऑपरेशन थंडरबोल्ट चलाकर सबको छुड़ाया। ये दुनिया का सबसे खतरनाक ऑपरेशन माना जाता है। अब हम आपको उस लड़ाई के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने दुनिया को इजराइल से परिचय कराया। इजराइल और अरब देशों के बीच ये लड़ाई 10 जून 1967 को खत्म हुई थी। इस युद्ध में इजराइल ने 8 अरब देशों इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, इराक, कुवैत, सूडान, अल्जीरिया, यमन और फिर सऊदी अरब को अकेले दम पर सिर्फ 6 दिनों में हरा दिया गया था। सोवियत संघ के उकसाने पर इजिप्ट के राष्ट्रपति कर्नल नासिर और बाकी अरब देशों ने 5 जून 1967 को इजराइल पर हमला कर दिया। नासिर का मानना था कि इजराइल के पास हवाई हमले की क्षमता नहीं है। हार के बाद इजिप्ट के कई बड़े सैन्य अधिकारियों ने कहा था कि मिस्र ने इजराइल को हराना बच्चों के खेल जैसा समझा, लेकिन सबका दांव उल्टा पड़ गया और अंत में अपने हारे क्षेत्र पाने के लिए सबको इजराइल के आगे नाक रगड़नी पड़ी। 11 जून को युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर हुए और लड़ाई खत्म हुई, लेकिन इस जीत से इजराइल ने दुनिया को हैरान कर दिया। इससे इजरायली लोगों का मनोबल तो बढ़ा ही, वो दुनिया में इसकी इज्जत भी बढ़ी। लड़ाई में इजराइल ने इजिप्ट से गाजा पट्टी और सिनाई प्रायद्वीप, जॉर्डन से
वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम और सीरिया से गोल्डन हाइट की पहाड़ियों को छीन लिया था। अब सिनाई प्रायद्वीप इजिप्ट का हिस्सा है, जबकि वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी फिलिस्तीनी इलाके हैं, जहां फिलिस्तीनी राष्ट्र बनाने की मांग बराबर उठ रही है। दोस्तों, भारत और इजराइल आज भले ही बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन भारत ने बहुत समय बाद इजराइल को मान्यता दी थी। पहले भारत किसी भी गुट में नहीं था, लेकिन उसका झुकाव सोवियत संघ की तरफ था। लेकिन सोवियत संघ के पतन के बाद भारत ने भी अमेरिका की तरफ रुख किया। उस समय ये बात बहुत फेमस थी कि अमेरिका का रास्ता इजराइल से होकर जाता है, और भारत ने इसी रास्ते को चुना। इजराइल भारत के लिए दो कारणों से काफी अहम है। एक तो उसकी टेक्नोलॉजी और आतंकवाद से लड़ने की क्षमता, और दूसरी पश्चिमी देशों में यहूदियों की तगड़ी लॉबिंग, और भारत को दोनों चीजों की जरूरत है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो कमेंट्स में जरूर बताएं कि कैसी लगी, और इसमें कौन सी बात इजराइल की आपको सबसे अच्छी लगी, कमेंट्स में जरूर बताएं। क्या कभी आपने इस देश की सैर की है? तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया।